हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। दोस्तों आज की वीडियो से हम शुरुआत करेंगे पेडागोजी की। इस पेडागोजी क्लास 1, पेडागोजी क्लास 2, ऐसे हम एक तो सीटेट का एग्जाम आ रहा है, एक DSSSB का और एक रीट का जो अभी होने वाला है। तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, उसमें से आपको पूरी पेडागोजी क्लास मिलेंगी शुरू से लेकर एंड तक। सारी क्लासों को आप देखते रहना, आपको पूरी हेल्पफुल मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की आज से पहले की। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकास, एक होता वृद्धि और एक होता सीखना और एक होता परिपक्वता। यानी पेडागोजी की पहली क्लास में दोस्तों हम आपको विकास पढ़ाएंगे, वृद्धि पढ़ाएंगे, सीखना पढ़ाएंगे और परिपक्वता पढ़ाएंगे। इसमें से किसी भी टेस्ट में आप बैठें, कंपलसरी 4 से 5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। आपको इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने का होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की। देखो विकास किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि विकास प्रारंभ कहां से होता है। देखो विकास गर्भावस्था से यानी जन्म से पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। यानी अगर ये पूछे क्वेश्चन का गर्भावस्था विकास कहां से प्रारंभ होता है दोस्तों, तो विकास गर्भावस्था यानी जन्म से पूर्व से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। दूसरा आता है इसको एक क्रमिक प्रक्रिया माना जाता है। प्रक्रिया माना जाता है। अब क्रमिक प्रक्रिया दोस्तों क्या होती है। अब क्रमिक प्रक्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले आएगी गर्भावस्था, उसके जस्ट आएगी शैशवावस्था, उसके जस्ट आएगी बाल्यावस्था, उसके जस्ट आएगी किशोरावस्था, उसके जस्ट आएगी युवावस्था, उसके जस्ट बाद आएगी प्रौढ़ावस्था और लास्ट में हम लिख देते हैं वृद्धावस्था। जब हम यूपी टेट और सुपर टेट पढ़ते हैं तो हमें पढ़नी होती है ये 4 अवस्थाएं, लेकिन जब हम पेडागोजी में जाते हैं तो हमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था भी पढ़नी होती है। यानी अगर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होती है या नहीं, जी हाँ होती है। अब क्रमिक प्रक्रिया कैसे होती है कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले गर्भावस्था में विकास हो जाए फिर उसके जस्ट बाद वृद्धावस्था में, नहीं। पहले गर्भावस्था का विकास होगा, फिर शैशवावस्था का, फिर बाल्यावस्था का, फिर किशोरावस्था का, फिर युवावस्था का, फिर प्रौढ़ावस्था का, फिर वृद्धावस्था का। यानी ये जो विकास की प्रक्रिया है गर्भावस्था से प्रारंभ होकर और मृत्यु पर्यंत चलती है। अब मृत्यु पर्यंत चलेगी तो एक क्रम का अनुसरण करेगी। ऐसा नहीं कि अगर पहले शैशवावस्था में हो गया फिर युवावस्था का होगा फिर बाल्यावस्था का, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसने कहा है कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम से चलती है। कभी कभी ये भी बता दिया जाता है कि विकास वो जन्म के बाद प्रारंभ होता है, जी नहीं। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। अगर ये पूछता है मानव विकास की सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो वृद्धावस्था होती है। अब देखो सुनो, अब हम विकास की बात करें तो विकास जो होता है वो हमेशा गुणात्मक होता है दोस्तों।
गुणात्मक होता है। यानी किसी व्यक्ति में अगर एक बच्चा ये है, ये गर्भावस्था का समय, ये शैशवावस्था का समय, ये बाल्यावस्था का समय है। अब एक बालक, मैंने शैशवावस्था का समय लिख दिया 0 से 5 वर्ष, और किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष। अब समझना, अब शैशवावस्था में जो गुण आए हैं क्या वो किशोरावस्था में भी होंगे? जी नहीं। अब शैशवावस्था में जो गुण आए हैं उनको हम माप सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि विकास कभी मापा नहीं जाता और ना देखा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक 5 साल का है और किशोरावस्था में बालक 13 साल का या 19 साल का होगा, टीनेज जिसे बोले जाते हैं। तो दोनों के गुणों में डिफरेंट होगा, तो उसको क्या नाम दिया है हमने? विकास नाम दिया है। हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि एक ये बात लिख दी, एक विकास बहुआयामी होता है। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम थोड़ा अब जो पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा, क्योंकि पेडागोजी वो जो है वो समझने का पूरा विषय है। जितना हम समझेंगे उतना हमको अच्छा होगा। अगर उसने पूछा कि विकास कैसे है तो गुणात्मक लगाना है। अब उसने पूछा विकास बहुआयामी होता है? जी हाँ होता है। अब कहीं पर भी बहुआयामी शब्द आए तो विकास के 4 पक्षों की बात होती है। एक होता शारीरिक, एक होता मानसिक, एक होता संवेगात्मक और एक होता सामाजिक। यानी जब भी विकास किसी व्यक्ति में होगा तो उनके 4 पक्ष, यानी ये 4 पक्षों में होगा। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? बहुआयामी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति के सिर्फ शारीरिक विकास ही हो और बाकी 3 रुक जाए, जी नहीं। व्यक्ति के एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन 3 अन्य पक्षों को प्रभावित करता है। यानी विकास कैसा है? बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। विकास कैसी प्रक्रिया? क्रमिक प्रक्रिया। अब क्रमिक प्रक्रिया कैसे कहलाती है? ये कहलाती है। आप इसे नोट करें, फिर और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे विकास होता क्या है। आप इसको नोट कर लें। हमेशा ध्यान रखना है कि विकास जब भी चलेगा वो जीवन परन चलती रहता है। व्यक्ति कभी किसी के संपर्क में आता है, कभी किसी के संपर्क में आता है, कभी किसी के संपर्क में आता है, तो वो जीवन परन चलने वाली प्रक्रिया है। आपको हमेशा लगानी है क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये पूछे विकास कैसा होता है? गुणात्मक। एक होता मात्रात्मक, जिसे हम माप सकते हैं, वो कहलाती है हमारी वृद्धि, और जिसे हम गुणात्मक कहते हैं वो कहलाता है हमारा विकास। अब देखो, हम बात करते हैं, देखो विकास को एक बहुआयामी प्रक्रिया माना जाता है। विकास के पक्ष, पहलू या आयाम 4 माने गए हैं। यानी जो विकास होता है व्यक्ति में, जो विकास होता है वह 4 पक्षों में होता है। अब देखो, पहला पक्ष हम लिखेंगे इधर शारीरिक पक्ष, दूसरा लिखेंगे मानसिक पक्ष, इसका दूसरा नाम है संज्ञानात्मक, तीसरा है दोस्तों संवेगात्मक पक्ष, एक लास्ट में आता है सामाजिक पक्ष।
अगर दोस्तों ये पूछे कि व्यक्ति के पक्ष कितने, तो आपको लगाने 4 पक्ष लगाने हैं। लेकिन इनसे हट के भी अन्य हैं। एक है भाषाई पक्ष, एक है मनोगत्यात्मक पक्ष, ये इतने पक्ष माने गए। अगर साइकोलॉजी और पेडागोजी की बात करें तो अगर वो पूछता है कि व्यक्ति के पक्ष कितने, तो दोस्तों आपको 4 ही लगाने हैं, शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगर ये पूछे क्रम से, तो दोस्तों ये क्रम से हैं, यानी ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते। सबसे पहले शारीरिक पक्ष आएगा, उसके बाद मानसिक या संज्ञानात्मक आएगा, उसके बाद संवेगात्मक आएगा और उसके बाद सामाजिक पक्ष आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम एक ही पक्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है, इसका दूसरा नाम होता है शारीरिक पक्ष, यानी जो वृद्धि होती है। तो हम पहले पक्ष की बात करें दोस्तों, तो शारीरिक या वृद्धि, समझना दोस्तों ये कैसे होता है, यानी व्यक्ति में शारीरिक पक्ष या वृद्धि का प्रारंभ गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था से होता है। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई कि विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है, तो गर्भावस्था से। अगर मैंने दूसरा बताया कि शारीरिक और या वृद्धि किस अवस्था से प्रारंभ होती है, तो यह भी गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर और किशोरावस्था तक चलती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, तो आपको लगाना दोनों गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। अब ये पूछे विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलता है, तो आपको लगाना मृत्यु पर्यंत चलता है। अगर वो कहता है कि वृद्धि किस अवस्था से प्रारंभ होती है, तो भी आपको गर्भावस्था लगाना है। फिर ये पूछे किस अवस्था तक चलती है, तो आपको लगानी है कि वृद्धि किशोरावस्था तक चलती है। ठीक है, अब देखो नोट डाल के हम यहाँ पर पढ़ते हैं। वृद्धि को मात्रात्मक या परिमाणात्मक कहा जाता है। परिमाणात्मक कहा जाता है, यानी वृद्धि को हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। एक और करें, वृद्धि में संख्या प्रदान की जाती है। यानी जब भी किसी संख्या की बात हो, जैसे श्याम का वजन 40 किलोग्राम है, यानी आपको इतना ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या की बात हो तो हमें किसको लगाना है, वृद्धि या शारीरिक पक्ष को लगाना है। अगर कहीं पर गुणात्मक की बात हो रही हो तो हमें विकास लगाना है। अगर उसने पूछा कि एक मोहन नाम का लड़का है, उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, तो ये वृद्धि है विकास है, तो 5 फुट 6 इंच आ रही है, 5 फुट 6 इंच आ रही है। तो ये संख्या जो आ रही है ये क्या हुई, हमारी वृद्धि। आपको दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या आए तो आपको लगाना है वृद्धि, और जब भी गुण और विशेषता की बात हो तो आपको लगाना है विकास। अगर ये पूछे कि विकास या वृद्धि के पक्ष कितने, तो दोस्तों आपको लगाने 4। पहला शारीरिक,
दूसरा मानसिक या संज्ञानात्मक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा सामाजिक। अगर ये कुछ अन्य पक्ष भी होते हैं तो जी हाँ, एक होता भाषाई पक्ष, एक होता मनोगत्यात्मक पक्ष। इनको हम डिटेल में पढ़ते चल लें, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आज की वीडियो से कंपलसरी आप किसी भी टेस्ट में बैठेंगे तो पेडागोजी के 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इतना ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम वृद्धि और विकास को थोड़ा डिफाइन कर लें, आपको समझ में और आ जाएगा। एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। इन दोनों से कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये पूछा जाता है कि ये दोनों किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, तो आपको लगाना है गर्भावस्था। ठीक है, अगर ये पूछे कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ हो रहे हैं तो आपको लगाना गर्भावस्था। हम थोड़ा पढ़ें तो विकास जो होता है वो आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक होता है, जबकि वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। विकास हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, जबकि वृद्धि प्रत्यक्ष होती है। विकास हमेशा गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक होती है। ठीक है, विकास में हमेशा विशेषताओं की बात की जाती है, जबकि वृद्धि में हमेशा संख्यात्मक की बात की जाती है। विकास हमेशा व्यवहार परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि में 0 से 9 के बीच में संख्या दी जाती है। ठीक है दोस्तों, विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि किशोरावस्था तक चलती है। किशोरावस्था तक चलती है। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो संकुचित होता है, विकास का जो क्षेत्र होता है वो दोस्तों व्यापक होता है। इनको समझना दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ हुए, गर्भावस्था से प्रारंभ हुए। ठीक है दोस्तों, समझना। अगर पूछना कि विकास आंतरिक होता है बाह्य होता है तो दोस्तों आपको लगाना आंतरिक। अगर पूछे वृद्धि आंतरिक बाह्य दोनों होती है, जी हाँ, क्योंकि एक तो हमारी वृद्धि जो हमारा पूरा शरीर जो बाहर दिखाई दे रहा है, एक तो ये वृद्धि है, एक वो वृद्धि होती है जो हमारे अंदर की जो हड्डियाँ और जो अस्थियाँ होती हैं जो बढ़ती रहती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, तो वृद्धि है। माप सकते 206 कितनी जिद में। अगर पूछता है कि वृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, तो आपको लगाना संकुचित, क्योंकि ये एक सीमित समय तक चलता है, लेकिन विकास का जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, किसी भी पहलू में होता है। अब वृद्धि हमेशा जो बात होती है वो शारीरिक रूप से होती है, यानी हमारा जो शरीर बढ़ेगा उसको हम वृद्धि कहेंगे, लेकिन विकास तो भाषिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, वो सब में कहलाता है। अगर पूछे कि वृद्धि को माप सकते हैं, जी हाँ, जिसमें मात्रात्मक, संख्यात्मक 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या आए। अगर उसने पूछा कि राम का वजन 40 किलोग्राम है, क्या है बुद्धि? राम की लंबाई कितनी है? 5 फुट 6 इंच, क्या है? वृद्धि है। तो जो भी संख्या की बात हो आपको लगानी है वृद्धि, और जिसमें गुण और विशेषताओं की बात हो वो कहलाता है हमारा विकास कहलाता है। अब ये बात कहलाती है कि गर्भावस्था से जो प्रारंभ होकर विकास और कहाँ तक चलता है,
तो ये चलता है जीवन पर्यंत। अगर ये कहता है कि ये गर्भावस्था से प्रारंभ होकर ये कहाँ तक चलती है, तो ये किशोरावस्था तक चलती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगर ये पूछे किस अवस्था से प्रारंभ हो रहे हैं, तो गर्भावस्था से प्रारंभ हो रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमने पहला पढ़ लिया शारीरिक पक्ष, अब पढ़ते हैं दूसरा मानसिक पक्ष। देखो, मानसिक पक्ष को संज्ञानात्मक, बौद्धिक और बुद्धि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर समस्या का समाधान, समाज में समायोजन, अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन करता है, यानी मानसिक पक्ष उस पक्ष को कहते हैं जब व्यक्ति किसी नए समाज में जाता है, किसी नई समस्या को पाता है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जिस पक्ष का प्रयोग करता है वह मानसिक पक्ष कहलाता है। क्लियर है? अब बात ये आती है कि किस अवस्था से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों ये जन्म के बाद प्रारंभ होता है। देखो, यह पक्ष जन्म के बाद प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, तक चलता है। यानी ये जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद इसका विकास प्रारंभ हो जाएगा, इसका स्टार्ट हो जाएगा और मृत्यु पर्यंत चलता रहेगा। इस पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण, इस पक्ष को ऐसे लिखना है, इस पक्ष को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक वातावरण को माना जाता है। यानी आपको जैसा माहौल मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, उसी के हिसाब से आपकी बुद्धि का विकास होगा। अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको मानसिक की जगह लिखा दिया शारीरिक और शारीरिक की जगह लिखा दिया मानसिक, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती इस माहौल की, इस वातावरण की है जो आपको दिया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानसिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा कारक करता है, तो वातावरण करता है। यानी जो भी हमें कुछ सीखना होता है, एक आपने सुना होगा
एक गरीब का बच्चा आईएएस बन सकता है, जी हाँ, लेकिन एक आईएएस का बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर एक गरीब बच्चे को अच्छा माहौल दिया गया, अच्छा वातावरण दिया गया, तो उसके हिसाब से उसके बुद्धि का विकास होगा। अब ये ध्यान रखना कि मानसिक जो विकास होता है उसका दूसरा नाम संज्ञानात्मक होता है, और उसका दूसरा नाम बौद्धिक होता है, और उसका दूसरा नाम होता है बुद्धि। यानी मानसिक, बुद्धि, संज्ञानात्मक और बौद्धिक, इन चारों को एक ही नाम से जाना जाता है। यानी जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए जिस पक्ष का प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है? मानसिक पक्ष कहलाता है। नोट डाल के लिख लेना आप। एक व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए मानसिक पक्ष का प्रयोग करता है। जब वो किसी समाज में जाता अपने आप को समायोजन करने के लिए किस पक्ष का प्रयोग करेगा? मानसिक पक्ष का प्रयोग करेगा। आप इसको नोट कर लें दोस्तों। फिर आगे पढ़ते हैं हम संवेगात्मक पक्ष को। इन चार पक्षों में से कंपलसरी आपको रीट और DSSB और CTET में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। DSSB में इन चारों पक्षों से 4 से 5 क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। आप इसको नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं। अगर ये पूछे कि मानसिक पक्ष में सबसे बड़ा हाथ उसको आगे ले जाने किसका होता है? वातावरण का होता है। ठीक है, मानसिक को किस और नाम से जानता है? संज्ञानात्मक, बौद्धिक या बुद्धि के नाम से होता है। अब तीसरा आता है दोस्तों हमारा संवेगात्मक पक्ष। थोड़ा इसको यूपिटेट और सुपरटेट लेवल से थोड़ा बात कर लें। कभी कभी क्वेश्चन इससे पुटअप होता है। तो अगर इसके जनक की बात करें हम तो वाटसन माने जाते हैं। अगर बात करें कि संवेगात्मक पक्ष का पता किसने लगाया तो ब्रिजेज नामक महिला थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। अगर ये बात करें इस पे जो कार्य किया है तो मैकडूगल ने किया है। अब मैकडूगल ने क्या बताई है? मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? तो ये 14 है। ठीक है दोस्तों। अब बात यहां पर ये यूपिटेट पूछी गई संवेग का अन्य नाम। तो दोस्तों इसके 2 नाम, एक तो भाव कहते हैं इसको और एक कहते हैं मूल प्रवृत्ति है। यानी अगर क्वेश्चन ये आता है संवेग को किस और नाम से जाना जाता है तो भाव या मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अगर ये बात करें कि संवेगों की संख्या कितनी है दोस्तों तो है 14। अगर ये पूछता कि चेहरे के कितने हैं संवेग दोस्तों तो है 6। अगर ये पूछता कि सबसे पहला संवेग तो दोस्तों वो होता है उत्तेजना। उत्तेजना क्या होती है? जब बच्चे का जन्म होता है तब उसे ऐठन टाइप की जो होती है वो ऐसे ऐठता है, उसको उत्तेजना नाम दिए गए। थोड़ा ये यूपिटेट और सुपरटेट का थोड़ा मैंने लिख दिया है। अगर ये पूछता कि संवेगात्मक पक्ष या संवेग के जनक कौन माने गए तो दोस्तों आपको लगाने
वॉटसन। अगर ये पुस्तक है संवेग का पता किसने लगाया, तो एक अमेरिका की ब्रिजेज नामक महिला थी। अगर ये पुस्तक संवेग पर कार्य किसने किया है, मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, मूल प्रवृत्ति का। अगर ये पुस्तक है मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 14। अगर ये पुस्तक है संवेग का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों दो नाम, एक तो भाव, एक मूल प्रवृत्ति। अगर ये पुस्तक संवेगों की संख्या कितनी है, 14। चेहरे के संवेग कितने, 6। सबसे पहला संवेग कौन सा आता है, उत्तेजना उभर कर आता है। यानी अगर ये पुस्तक एक व्यक्ति में सबसे पहला संवेग कौन सा उभर कर आता है, तो वो उत्तेजना आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, फिर इसको मैं समझाता हूँ पेडागोजी लेवल से कि संवेगात्मक होता क्या है। आगे चलें। देखो संवेग को भाव भी कहते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तन को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, भय, घृणा, भूख, प्यास। अब इतना ध्यान रखना है कि संवेग का दूसरा नाम क्या होता है, भाव। और ये प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात पाए जाते हैं। जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे संवेग का नाम दिया जाए। सबूत, एक व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो कौन सा होगा, क्रोध वाला संवेग हुआ। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, कप कपाएगा और बातें भी उसके ढंग से नहीं निकल पाएगी। तो संवेग आ गया, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब भय, अब किसी को अगर डर लग रहा है, अंदर से डर लग रहा है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। वो थोड़ा शांत माहौल का हो जाए, बिल्कुल एकदम छिटपिटा जाएगा, तो वो कौन सा होगा, भय। अगर हम किसी से घृणा करते हैं, किसी को देखकर हमें कोई अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको देख के मुंह बना लेते हैं, उसको देख के कह देते भाई इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, तो वो क्या कहलाती है, हमारी घृणा कहलाती है। भूख, अब सपोज आपको भूख लग रही है, अब भूख लगने पर आपके पूरे चेहरे का, पूरे शरीर के व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। आप इधर से उधर ऐसे करेंगे, सर मुझे भूख लग रही है, मैं ये करना चाहता हूँ, और आपको खाना ना मिले तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अब प्यास, ऐसी प्यास, आपको प्यास लगे, आपका गला सूखेगा, होठ सूखेंगे और आपको ढंग से बात भी नहीं हो पाएगी, आप अपने विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा संवेगात्मक पक्ष कहलाता है। थोड़ा देखें इसको, संवेग अस्थायी होते हैं, समझना। दूसरा, संवेग क्षणिक होते हैं। नेक्स्ट, संवेग परिवर्तनशील होते हैं। सार्वभौमिक होते हैं। बस इनको ही आप समझें। आप समझे, देखो
जब भी किसी व्यक्ति में कोई सा भी संवेग उभर कर आएगा तो यहाँ से आएगा, यानी अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अब संवेग अस्थायी होते हैं। सब किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रही है तो गुस्सा क्या वो लाइफ टाइम रहेगी या 2-4 घंटे, 4 से 10 घंटे रहेगी? जी नहीं, थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर उसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो जो संवेग व्यक्ति में गुस्सा वाला, क्रोध वाला आया वो थोड़ी देर के लिए आया, फिर उसके बाद चला गया, तो स्थायी तो नहीं रहा, तो कैसा है? अस्थायी होता है। अब संवेग क्षणिक होते हैं, क्षणिक कुछ देर के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि चलते रहते, नहीं, थोड़ी देर के लिए जो संवेग आता है उसे क्षणिक कहा जाता है। अब संवेग परिवर्तनशील होते हैं। जी हाँ, अभी आपको क्रोध, गुस्सा आ रहा है, उसके बाद हो सकता है आपको शांत माहौल, प्यार आ जाए, हो सकता है उससे घृणा हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, यानी अभी आप में संवेग कुछ और है, कुछ देर बाद कुछ और होगा, फिर उसके बाद कुछ और होगा। तो ये परिवर्तनशील होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति में एक बार जो संवेग आ गया उसी को रहता है, जी नहीं, हर समय पे परिवर्तनशील होते हैं। अब संवेग सार्वभौमिक होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सार्वभौमिक कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि व्यक्ति के 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, समझना, व्यक्ति के 4 पक्ष होते हैं। एक होता शारीरिक, एक होता मानसिक, एक होता संवेगात्मक और एक होता सामाजिक। यानी अगर किसी व्यक्ति में कोई सा भी संवेग उभर कर आ रहा है, सब पता किसी को भूख लग रही है, तो जरूरी नहीं कि उसका शारीरिक यानी शरीर ही प्रभावित होगा। अगर उसे भूख लग रही है तो उसके शारीरिक पक्ष में भी परिवर्तन होगा, ढंग से वो पढ़ नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि काम करने पाएगी, और संवेगों पर भी कंट्रोल नहीं होगा, और समाज में भी वो किसी से ढंग से बात नहीं करेगा क्योंकि उसे भूख लग रही है। अब सब पता उसे भूख लग रही है तो उसका शरीर कमजोर होगा, ठीक है। अब मानसिक, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी क्योंकि भाई उसकी भूख लग रही है। अब संवेगात्मक, अब सब पता उसे भूख लग रही है और आप उससे को कभी और बैठ ले, 1 घंटे बाद खाना खाएंगे, तो वो गुस्सा हो जाएगा, तो संवेग पर भी कंट्रोल नहीं होगा। और सामाजिक, और वो ढंग से किसी से बात नहीं करेगा, तो किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन 3 को, अन्य को भी प्रभावित करता है, वो कहलाते हैं सार्वभौमिक। यानी सार्वभौमिक की जब भी बात हो दोस्तों, तो आपको व्यक्ति के 4 पक्षों को याद रखना है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। इन 4 पक्षों में होने वाला परिवर्तन सार्वभौमिक कहलाता है। ये था दोस्तों संवेगात्मक पक्ष। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सामाजिक पक्ष। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सामाजिक पक्ष। देखो सामाजिक जो पक्ष होता है वो जन्म के बाद प्रारंभ होता है। व्यक्ति के इस पक्ष को अर्जित पक्ष माना जाता है। जो जन्म के बाद प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता है। व्यक्ति जिसके संपर्क में आता है उससे उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सामाजिक पक्ष जो होता है जन्म के बाद प्रारंभ होता है, और जिससे संपर्क में आएगा उससे सामाजिक विकास होगा। समाज 2 प्रकार का होता है, एक होता है रूढ़बद्ध समाज जिसे हम मृत समाज बोलते हैं, एक होता है आधुनिक समाज जिसे जीवित समाज कहते हैं। सब ये 2 व्यक्ति हैं। अब 2 समय लिख दे रहा हूँ, देखो समझना,
समाज, एक होता बंद समाज या रूढ़बद्ध समाज। एक होता दोस्तों मुक्त समाज या आधुनिक समाज। आधुनिक लिखो, जीवित समाज लिखो। अब सपोज एक छात्र, एक बालक है, ये बालक इस वाले समाज में गया। इस समाज का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्राचीन परंपराओं से जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो भी रीति रिवाज चली आ रही हैं, उसी में खुश होना। जो नवीन परिवर्तन, उससे कोई मतलब नहीं है। अब व्यक्ति, एक छात्र इस समाज में जाएगा तो क्या उसका ढंग से विकास हो पाएगा? क्या वो नवीन परिवर्तनों को जान पाएगा? जी नहीं, क्योंकि ये समाज वो समाज कहलाता है जो प्राचीन परंपराओं से ग्रसित, रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रसित है। तो इसमें सामाजिक विकास ढंग से होगा? जी नहीं। जब वो इस वाले समाज में जाता है तो इस समाज का शाब्दिक अर्थ होता है कि नवीन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को ध्यान में रखकर अपने समाज में परिवर्तन लाना। जब व्यक्ति इसमें जाएगा तो उसका सामाजिक विकास ढंग से होगा। तो अब इसके साधन माने गए दोस्तों। अब पर जो सामाजिक पक्ष के साधन हैं वो दो माने गए हैं। एक माना गया प्राथमिक और दूसरा माना गया गौड़। इस कोई सा भी टेस्ट हो, इससे कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। अब प्राथमिक में दोस्तों दो माने गए, एक परिवार और दूसरा पड़ोस। अब गौड़ में कौन कौन से माने गए दोस्तों? एक माना गया समाज, दूसरा विद्यालय, तीसरा संचार यानी मीडिया। अगर ये पूछता है कि सामाजिक पक्ष के साधनों को कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्तों आपको लगाने दो। यानी प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? परिवार और पड़ोस। यानी जब बच्चे का जन्म होगा तो सबसे पहले वो किसके संपर्क में आएगा? तो दोस्तों मैं बात करता हूं, परिवार को मैं बांट देता हूं। एक तो होता माता पिता और भाई बहन। यानी अगर परिवार में वो सबसे पहले किन के पास रहेगा? माता पिता और भाई बहन। तो वो जैसे उसको आदतें सिखाएंगे, जैसे नियम कायदे कानून सिखाएंगे कि किसी को गाली देना है, कि किसी के ढंग से बात करनी है, कि नमस्ते करना है, तो उसका समाज होगा। दूसरा, यहाँ से निकलकर बच्चा कहाँ जाता है? पड़ोस में जाता है। तो जैसा उसका पड़ोस होगा, अगर पड़ोस से लड़ाकू विमान है, उसके घर पड़ोस में हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो बच्चे पर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, उसे समाज हो सकता है। अब यहाँ से निकलने के बाद बच्चा इन में आता है, पड़ोस के बाद जस्ट वो कहाँ जाता है? समाज में। अब समाज, अगर वो ऐसे समाज में पहुंचा तो उसका विकास सामाजिक विकास ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि ये समाज तो प्राचीन परंपराओं से ग्रसित है। अब न पढ़ाना चाहता है, न नवीन ज्ञान, बस वो रूढ़बद्ध धाराओं में ग्रसित है। उसके बाद अगर वो इस वाले समाज में पहुंचता है तो अच्छा विकास होगा। अब उसके बाद वो विद्यालय में जाता है। अगर एक विद्यालय में उसे टॉर्चर किया जा रहा है तो उसका सामाजिक ढंग से नहीं हुआ, उससे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा तो नहीं। और या एक विद्यालय ऐसा है कि उसे मान्यता दे रहा है, उसके विचारों को मान्यता दे रहा है कि आप कुछ बोलिए तो उसका। उसके बाद मीडिया। अब मीडिया में मोबाइल भी आता है, टीवी भी आता है, रेडियो भी आता है, अखबार भी आता है, सब कुछ आते हैं। तो ये सामाजिक पक्ष हुआ। यानी व्यक्ति का जो भी विकास होगा, सामाजिक पक्ष होगा, इन सबको ध्यान में रखकर होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लें। फिर चलते हैं सीखना पर। सीखना, आप इसे नोट कर लें। देखो, अब सीखना किसे कहते हैं दोस्तों? इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों अधिगम। देखो, सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
एक व्यक्ति जिसके संपर्क में आता है उससे कुछ न कुछ सीखता रहता है। अतः किसी व्यक्ति में सीखना उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से है। स्थायी परिवर्तन से होता है। अब समझना दोस्तों, अगर पहला क्वेश्चन ये आता है कि सीखना किसे कहते हैं, तो सीखना किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से होता है, अस्थायी नहीं। हाँ, सीखना परिवर्तनशील होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए जो हम लाना चाह रहे हैं, तो वो कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी। सपोज मैंने आपको पढ़ाया जो कि वृद्धि और विकास के पक्ष कितने हैं, तो मैंने आज आपको बताया कि 4 पक्ष होते हैं। समझना, मैं ये बता रहा हूँ सीखना किसे कहते हैं। मैंने आज आपको पढ़ाया कि वृद्धि और विकास के पक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर ये आपको लाइफ टाइम तक याद रहे, जब तक आप रहें और आपसे पूछा जाए कि वृद्धि और विकास के पक्ष कितने और आप बताते 4, तो कैसा परिवर्तन हुआ? स्थायी, क्योंकि आपको पता चल गया अब 4 से 5 तो नहीं हुए। अगर आपने आज बताएं 4 और कल बताएं आप 5, तो आप सीख नहीं चुके हैं, क्योंकि सीखना वह होता है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपको किसी व्यक्ति में जब भी सीखना होगा उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से होगा। और ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म के बाद प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी जिस व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति आता है उससे वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब एक बात ध्यान और रखना, यहाँ पर नोट डाल के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा, सीखना व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया है। नेक्स्ट, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, सीखना सार्वभौमिक या बहुआयामी प्रक्रिया है। इनको जरूर याद रखना, जब भी इसकी बात होगी तो इनको जरूर याद रखना, क्योंकि एक व्यक्ति जो सीखेगा वो उद्देश्य के बिना नहीं सीखता। बिना उद्देश्य के तो आपको सीख ही नहीं सकते। अगर अभी आप टेट दे रहे हैं तो टेट पास करना एक आपका उद्देश्य है। जब टेट पास हो जाएगा तो फिर आप सुपर टेट का सीखेंगे। जब आपका टेट पास हो जाए, सपोज एक व्यक्ति ये है, ये टेट को सीख रहा है, अब ये टेट इसका पास हो गया, अब मैं इससे दोबारा कहूँगा अब टेट की दोबारा पढ़ लो, तो पढ़ लेगा? जी नहीं। यानी जिस व्यक्ति ने जो उद्देश्य बनाया उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो उसको सीख रहा है, तो वो क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया, यानी एक बात ध्यान रखना, जब व्यक्ति का जब
टेट वो कोचिंग कर रहा है, अब जब उसका टेट पास हो जाएगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। यानी जब उसने एडमिशन लिया किसी कोचिंग में तब उसका व्यवहार, और जब उसका टेट पास हो गया तब उसका व्यवहार, दोनों डिफरेंट होंगे। तो जब हम व्यक्ति सीख जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अब वो किसके लिए सीख रहा था? टेट पास करने के लिए, उसका टेट पास हो गया तो परिवर्तन होगा। अब तीसरा क्या कहलाता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। भाई जन्म के बाद प्रारंभ हो जाएगी, अगर वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति मरने की कगार पर है, बिल्कुल 1-2 दिन का जीवित रहे, तब भी आप उससे कुछ न कुछ सीख सकते हो, कुछ न कुछ अनुभव बता के जाएगा। तो कैसा? जीवन पर। सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसी है? मैंने आपको दोस्तों एक बात जरूर बताई है, आप इसको जरूर ध्यान रखना। जब भी इन दोनों की बात हो तो इन दोनों में से आपको एक बात ध्यान रखना है कि 4 पक्ष मैंने जो आपको बताया, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी जब भी सार्वभौमिक या बहुआयामी शब्द आए तो ये समझ लो इन चारों की बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति में सीखना हो गया है तो ये उसके चारों पक्षों में भी परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से सीख रहा है तो शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जब आप सी-टेट या यूपी-टेट या सुपर-टेट देने जाते हैं और वहाँ पर ये पूछता है कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है या नहीं, तो आप लगाते हैं यस, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। तो जब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तो आपके चेहरे पर भी स्माइल होगी, आपको खुशी उत्पन्न होगी, बुद्धि भी कंट्रोल होगी अच्छे से, और संवेग भी थोड़ा कंट्रोल होंगे, और आप ढंग से किसी से बात करोगे। यानी किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य 3 को ही प्रभावित करता है। आप इसको नोट कर लें। अब पढ़ते हैं परिपक्वता किसे कहते हैं। परिपक्वता दोस्तों छोटा सा है, समझना। देखो परिपक्वता से तात्पर्य जिस व्यक्ति ने अपनी स्वर तंत्रियों पर नियंत्रण कर लिया, वह एक परिपक्व व्यक्ति कहलाएगा। अब स्वरतंत्र क्या होता दोस्तों? जैसे एक होता कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, उष्ठ। यानी जब एक व्यक्ति किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, किसी से बात कर रहा है और वो इन पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके आपसे बात कर रहा है, एक शिक्षित भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक अच्छे व्यक्ति का परिचय दे रहा है, तो वो व्यक्ति वो क्या कहलाएगा? परिपक्व कहलाएगा। ठीक है। जब एक व्यक्ति सोच समझकर किसी भी भाषा का, किसी भी व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करता है तो वो व्यक्ति कैसा कहलाता है? परिपक्व व्यक्ति कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति ने अपनी स्वर तंत्रियों पर नियंत्रण कर लिया वह परिपक्व व्यक्ति कहलाता है। अब सपोज एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहा है लेकिन अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम उसे परिपक्व कह सकते हैं? जी नहीं कह सकते। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करते समय आधे शब्द को अंदर ही रख रहा है, चबा चबा कर बोल रहा, आधे बाहर निकल रहा है, तो परिपक्व कहलाता है? जी नहीं। एक व्यक्ति बोल कुछ और रहा है, निकल कुछ और रहा है, तो परिपक्व कहला सकता है? जी नहीं। हमेशा ध्यान रखना जब भी परिपक्वता शब्द आए तो जिसने अपनी इन तंत्रियों पर, यानी जो भी हम अपनी भाषा बोलते हैं इनके आधार पर बोलते हैं, इस पर नियंत्रण कर लिया वह परिपक्व व्यक्ति कहलाता है। ये थी दोस्तों पेडागोजी की पहली क्लास। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और
कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे दोस्तों मैं अब डेली आपको मतलब पेडागोजी क्लासेस सारी 1 2 3 ऐसे पेडागोजी क्लास 1 पेडागोजी क्लास 2 क्लास 3 ऐसे मैं आपको मतलब क्लास 1 2 ऐसे डालता रहूँगा। तो आप उनको एक तरह से अच्छे से नोट्स बनाते चलें और कोशिश करूँगा पूरी आपको अच्छे से और समझाने की, जिससे आपका पेपर स्टैंड करे और आप एक अच्छे मार्क्स अर्जित लेके आप इनको नोट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।